Hello to all. Myself Neetu, and today's our topic is socialization. It means समाजीकरण. तो आज हम जिस विषय या शीर्षक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है समाजीकरण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में जन्म लेते ही हम उस सामाजिक व्यवस्था या उस सोसाइटी का हम अंग बन जाते हैं, पर उस समाज में किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन हम करेंगे, ये इसका डिसीजन जो होता है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। यानी सामाजिकरण ऐसी एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को निभाना सीखता है। तो इस तरह से आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण का अध्यारोपण करने वाले वो कौन कौन से अभिकरण हैं या एजेंट्स हैं और कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तथा समाजीकरण का वो कौन कौन सा स्तर है जिससे होकर एक व्यक्ति समाज का एक पूर्णकालिक सदस्य बनता है। तो चलिए इसे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सोशलाइजेशन के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द नॉलेज, लैंग्वेज, social skills and values of conformation to the norms and required to integrate into a social group or society। यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो होता है वो भाषा को, ज्ञान को और सामाजिक कौशल को प्राप्त करता है जो उस समाज या फिर उस समूह के मापदंड और मूल्यों के पुष्टिकरण के लिए, उसके वैलिडेशन के लिए उससे उसकी अपेक्षा की जाती है, और इसके द्वारा ही वह व्यक्ति जो होता है उस समूह या समाज के साथ समन्वित हो पाता है, उसके साथ जुड़ पाता है। तो अगर सोशलाइजेशन को परिभाषित करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू एच.एम. जॉनसन, सोशलाइजेशन इज़ द लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल। तो एच.एम. जॉनसन के अनुसार समाजीकरण जो है सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाती है। और सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो एट बर्थ स्टार्ट हो जाती है और उसका एंड्स जो होता है वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद होता है। यानी ये जो प्रोसेस है वह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसका अगर सबसे क्रिटिकल टाइम की बात करें तो वो जो क्रिटिकल टाइम होता है वो होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड। यानी इस समय के बीच की जो अवधि होती है वो सबसे जटिल होती है, जिसके कारण व्यक्ति का समाजीकरण आगे बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस की। In socialization process, biological individual is being transformed into a social being. Socialization process can be divided by two. First is primary socialization. तो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें वास्तव में एक जो जैविकीय प्राणी होता है उस प्रक्रिया के द्वारा एक सामाजिक प्राणी में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी प्राथमिक सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। तो यह प्रक्रिया होती है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू फंक्शन इन सोसाइटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल। प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर्स इन चाइल्डहुड, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, ईटिंग, dealing with emotions and learn to behave as a male or female। यानी जो प्रथम प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वह एक ऐसे सीखने की प्रक्रिया है जिसमें हम एकदम प्राथमिक स्तर से सीखना प्रारंभ करते हैं, जैसे कि हमें सोसाइटी में कैसे फंक्शन करना है, जैसे कैसे कार्य करना है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं बेसिक चीज़ें, जैसे हमें कैसे खाना चाहिए,
कैसे अपने इमोशंस के साथ डील करना चाहिए, या सोसाइटी में एज ए मेल या फीमेल हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो हम प्राइमरी सोशलाइजेशन के द्वारा सीखते हैं। दूसरी प्रक्रिया आती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी द्वैतिक सोशलाइजेशन, जो होती है it is the process in which we learn how to function in group situation. Secondary socialization occurs after childhood, for example school, college and other large social group. तो दूसरी जो द्वैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें हम सीखते हैं कि हमें ग्रुप सिचुएशन में या समूह परिस्थिति में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपनी बातों को रखना चाहिए। जैसे अगर हम स्कूल या कॉलेज या अदर सोशल ग्रुप्स की बात करें, तो यहाँ हम सीखते हैं कि हमें बड़े स्तर पे ग्रुप में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए। ये प्रक्रिया हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन के द्वारा सीखते हैं, और यह प्रक्रिया जो होती है वह बचपन के बाद शुरू होती है। इसके बाद हम आते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पे, यानी व्हाट पीपल एंड व्हाट इंस्टीट्यूशन हैव मेड यू हु यू आर टुडे, यानी आज आप जो दिखते हो, आप जो हो, वो किन संस्थाओं, किन लोगों या किन एजेंट्स की देन होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति जो होता है वह अपने सामाजिक परिस्थितियों की उपज माना जाता है। तो उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स या अभिकरण होते हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, दर्शाया गया है कि बहुत सारे एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, जिसमें है फैमिली, पीयर ग्रुप्स, स्कूल, मास मीडिया, वर्क और रिलीजन। तो ये सारे एजेंट्स जो मिलकर होते हैं वो हमें बनाते हैं जो आज हम हैं। तो समाजीकरण के अभिकरणों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है फैमिली। तो फैमिली, जैसा हम सभी कहते हैं कि फैमिली जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है या प्रथम स्कूल इसे माना जाता है, और माँ जो होती है वो बच्चे की पहली टीचर मानी जाती है। यानी परिवार में हम वो हर चीज़ सीखते हैं जो हमें इस समाज में सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम बोलने, चलने, रहने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने का भी ढंग जो होता है वो अपने परिवार में ही सीखते हैं। परिवार से ही हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सीखते हैं। तो इस तरह से फैमिली जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट होती है सोशलाइजेशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं पीयर्स ग्रुप की, यानी जब बच्चा अपने एज ग्रुप वाले लोगों के साथ संपर्क में आता है तो उसमें रहकर बच्चा जो होता है वो अनुशासन, नियमों को सीखता है। यानी एक ग्रुप का सदस्य बनने के लिए, उसके खेल समूह का सदस्य बनने के लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसके कारण उसमें अनुशासन का विकास होता है और उसमें ग्रुप भावना भी विकसित होती है। ग्रुप में रहने के कारण बच्चों में कंपटीशन की भावना भी विकसित होती है, उसके साथ साथ उनमें लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ भी विकसित होती हैं। फिर उसके बाद आता है स्कूल। स्कूल भी एक बहुत बड़ा मुख्य एजेंट्स माना जाता है सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि स्कूल में जो होता है बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाना शुरू करता है, जहाँ पर वो अपने शिक्षकों, सहपाठियों, पुस्तकों के द्वारा कई नई चीज़ें सीखता है और यहीं पे उसका औपचारिक शिक्षण का प्रारंभ हो जाता है, जो उसे आगे की परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदाय के बच्चों के साथ संपर्क में आता है, जिसके कारण उसमें समानता की भावना भी विकसित होती है। उसके बाद अगर हम दूसरे सोशलाइजेशन के एजेंट्स की बात करें तो वो रिलीजन को ले सकते हैं, जहाँ रिलीजन में होता है कि हर समाज का जनरली हर व्यक्ति जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है, वह उस धर्म के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखता है, उसे फॉलो करता है। और हर धर्म में कई प्रकार के दर्शन होते हैं, आचरणों की व्यवस्था भी होती है जो व्यक्ति को
उसके व्यक्तित्व के निर्माण तथा उसके समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो देखते हैं वर्क प्लेस, यानी जहाँ व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो उसके काम की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए वह नए कौशल को सीखता है और नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना शुरू करता है, बहुत सारे नए लोगों के संपर्क में भी आता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मिलके उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम देखें उसके बाद आने वाले एजेंट जो है मास मीडिया, तो मास मीडिया आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आजकल देखें तो सोशल मीडिया, मास मीडिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया का प्रभाव हम बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे व्यक्ति जो होता है वह सिर्फ अपनी संस्कृति ही नहीं अपितु दूसरी संस्कृति के दर्शनों आचरणों से परिचित होता है, जिससे व्यक्ति नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखता है, खुद को सोशलाइज करना सीखता है। इस तरह से ये सारे एजेंट्स जो होते हैं वो मिलकर एक व्यक्ति को वैसा बनाते हैं जैसा कि वो आज दिख रहा है। इस तरह इस समय एक कथन भी याद आता है जे.एच. फिक्टर का, जो उन्होंने कहा है कि समाजीकरण के दौरान व्यक्ति जितने भी लोगों के साथ संपर्क में आता है वो सभी अभिकरण की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों से किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ ज़रूर सीखता है। तो इस तरह से ये सारे एजेंट्स जो मिलकर होते हैं वो व्यक्ति को समाजीकृत करते हैं, उसे समाज के अनुकूल बनाते हैं। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं सोशलाइजेशन के स्टेज की तरफ। तो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो पहला स्टेज है ओरल स्टेज। दिस स्टेज begins with the birth of the child and continues up to completion of 1 year. In this stage, hunger is the major drive and a child completely depends on others to satisfy his needs. In this stage, a child interacts to his mother and develops feeling of love and affection. They try to give vocal signals in order to communicate certain things to their family members. This is a stage of primary identification. तो सोशलाइजेशन का जो पहला स्टेज है वो है ओरल स्टेज, इसे हम मौखिक अवस्था भी कहते हैं। यह स्टेज जो की शुरुआत जो होती है वो बच्चे के जन्म से लेकर कंटिन्यू करती है उसके 1 वर्ष तक के होने तक। तो यहाँ पे बच्चा जो होता है उसकी जो भूख होती है वो एक मेजर ड्राइव या मेजर फोर्स के रूप में कार्य करती है, और बच्चा जो होता है वो अपनी हर ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, खास करके परिवार के सदस्यों पे। उसमें से माता की भूमिका जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से अनुक्रिया करता है, जिसके कारण उसमें फीलिंग्स ऑफ लव और अफेक्शन की भावना बढ़ती है या विकसित होती है। बच्चा जो होता है वो अपनी सारी ज़रूरतों को, चाहे उसे भूख लगी हो, प्यास लगी हो या उसे कोई भी चीज़ परेशान कर रही हो, वो इसे एक्सप्रेस करने के लिए वोकल सिग्नल्स देता है, यानी अपनी आवाज़ से रोकर या हंसकर जो होता है वो खुद को व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसलिए इस अवस्था को हम प्राथमिक परिचय की अवस्था या स्टेज ऑफ प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टेज की तरफ जो है एनल स्टेज। तो दिस स्टेज begins with the child completes 1 year, continues till 3rd year. Child internalize his separate roles, his own role and his mother role. In this stage, a child receives love and care and returns as same. In this stage, toilet training is major part of learning. The child is taught to regulate his toilet behavior and cleanliness. These habits makes the child learn
what is right and what is wrong. For a child, it is the mother who represents the large social system. जो एनल स्टेज है या फिर इसे हम कह सकते हैं शौच अवस्था या गुदावस्था भी कहते हैं, तो इस स्टेज की जो अवधि होती है वह 1 ईयर्स से लेकर यानी 1 वर्ष से लेकर 3 ईयर्स तक के बीच की होती है, जहाँ पर बच्चा जो होता है वो इंटरलाइज करना वो सीख जाता है अपने माँ के रोल को और ख़ुद के रोल को, यानी इन दोनों के रोल को वो सेपरेट करना सीख जाता है, उसको अलग करना सीख जाता है। इस स्टेज में बच्चा जो प्यार और केयर जो रिसीव करता है, जो पाता है, उसे देने की भी कोशिश करता है। और इस स्टेज का सबसे मेजर पार्ट होता है बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी बच्चों को इस समय उनके टॉयलेट बिहेवियर को रेगुलेट करना सिखाया जाता है और कुछ थोड़ी बहुत पर्सनल हाइजीन की बातें भी उसे सिखाई जाती हैं। तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो सीखता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही। इस समय उसकी माँ जो होती है वो बच्चों के लिए उस लार्ज सोशल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, उसे बताती है कि वो दूसरों के साथ कैसे अनुक्रिया करे। ये चीज़ बच्चे जो होते हैं वो माँ को फॉलो करके सीखते हैं। तो इस तरह से सेकेंड स्टेज की प्रक्रिया पूरी होती है और अब हम आते हैं तीसरे स्टेज की तरफ, जो है ओडिपल स्टेज। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 4th year and ends at 12 or 13 year. The child becomes members of family as whole. At this stage, a child identifies himself with social role on the basis of his sex. According to Freud, the boy develops Oedipal complex, the feeling of jealousy towards father and love towards the mother. In the same way, girls develops the Electra complex, the feeling of jealousy towards the mother and love towards the father. ये स्टेज जो होता है जिसे हम थर्ड स्टेज कहते हैं, ओडिपल स्टेज कहते हैं, ये स्टेज जो स्टार्ट होता है वो है 4 ईयर्स से लेकर इसका एंड होता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक। इसमें बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से अपना फैमिली का सदस्य बन जाता है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो खुद के सामाजिक भूमिका को अपने जेंडर के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, बच्चे जो होते हैं, यानी अगर हम लड़के की बात करें तो लड़के में इस अवस्था में ओडिपस कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें बच्चा जो होता है, खास करके जो लड़का होता है, वो अपने पिता के प्रति जेलसी की भावना उसमें उत्पन्न होती है और अपने माता के प्रति प्यार की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से एक लड़की में डेवलप होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा ही स्नेह की भावना विकसित हो जाती है और उसके माता के साथ उसमें जेलसी की भावना विकसित होती है। और इन दिस स्टेज अ बॉय ट्राइज टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द फादर एंड गर्ल with the mother. In this stage, reward and punishment system, they shift their identification to their right sex. That's why this stage called it stage of identification in Freudian theory. क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो खुद को, जैसे अगर वो मेल चाइल्ड है तो वो अपने पिता से खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, अगर लड़की है तो वो अपने माता से खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। और रिवार्ड और पनिशमेंट जो सिस्टम होता है उसके द्वारा बच्चे को अपने जेंडर के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए सिखाया जाता है। इसीलिए इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी प्राथमिक परिचय की अवस्था कहते हैं, जो फ्रायडियन थ्योरी के अनुसार है। जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स आर रेडी टू लर्न द हाउस होल्ड वर्क्स एंड बॉयज़ आर मेनली टाउट एक्टिविटीज़ लाइक कराटे और ड्राइविंग। इन दिस वे रोल आइडेंटिफिकेशन इज़ कंप्लीट। यानी
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लड़कियां जो होती हैं वो इस अवस्था में हाउस होल्ड वर्क सीखती हैं अपने अपने लिंग के अनुसार, और लड़के जो होते हैं वो जनरली मैनली वर्क यानी ड्राइविंग सीखना या फिर कराटे इत्यादि सीखते हैं। यानी उनका रोल आइडेंटिफिकेशन इस तरह से कंप्लीट होता है इस अवस्था में। इसके बाद हम आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेज जो होता है व्यक्तित्व के विकास के लिए, एक बच्चे के विकास के लिए, वो होता है किशोरा अवस्था अथवा adolescence stage. In this stage, the physiological and psychological changes takes place within an individual in terms of their sexes. That is, male and female, both of them want to be free from their parental control and be independent. They take up new roles and get new experiences. This is the transitional stage from adolescence to adulthood. This is the main time for shaping the personality. तो इसके बाद हम आते हैं सबसे जटिल मनोसामाजिक अवस्था जो है किशोरावस्था। तो इस अवस्था में लड़के लड़कियों के जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं, और उनका मनोवैज्ञानिक ही नहीं अपितु शारीरिक दृष्टिकोण से भी उनका विकास जो होता है वो पूरी तरह से हो जाता है। यह एक ऐसा समय होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों ही अपने पेरेंटल कंट्रोल से खुद को अलग करना चाहते हैं, उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, और वे इस समय बहुत सारी नई भूमिकाओं को निभाना चाहते हैं, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो यह जो होता है एक सबसे ट्रांजिशनल फेज होता है किसी भी व्यक्ति के सोशलाइजेशन पीरियड का, जो होता है 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो समाज के साथ अनुकूलन करना सीख लेता है, जो उसके जेंडर या उसके लिंग के अनुसार होता है, और यह जो टाइम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण और उसको शेप अप करने के लिए। तो इन चारों अवस्थाओं के बाद हम आते हैं पांचवी अवस्था के पास, जो है एडल्ट सोशलाइजेशन। इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल अज्यूमिंग न्यू रोल्स एंड entering into new social situations. The adult take up major social responsibilities in life like getting a job or their marital relationship. Adult socialization is characterized by two. One is the adult is motivated to work towards goal, and second is the change of attitude might take place and goes up to the old age. तो ये मुख्य जो चार अवस्थाएं हैं उनके पूरे होने के बाद पांचवी अवस्था आती है, जो है एडल्टहुड की अवस्था या वयस्क समाजीकरण की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो अज्यूम करता है नई भूमिकाओं को और नए सामाजिक परिस्थितियों में प्रवेश करता है, जहां वो मेजर सामाजिक दायित्वों को निभाता है, जैसे नई नौकरी पाना या फिर नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना। तो एडल्ट सोशलाइजेशन की मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि एक वयस्क जो होता है वो अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करने को मोटिवेटेड रहता है, उसको करने के लिए प्रेरित होता है। वहीं शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण तथा उसके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, और यह प्रक्रिया ओल्ड एज तक जाती है। तो इस प्रकार हमने समाजीकरण के मुख्य 5 जो स्टेजेस है उनकी चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं समाजीकरण के सभी पहलुओं, उसकी प्रक्रिया, उसके अभिकरण और अवस्थाओं से होकर निष्कर्ष पर। तो संपूर्ण विवेचन के बाद हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन इज सीन एज सोसाइटी प्रिंसिपल mechanism for influencing the development of character and behavior of individual. Every society prescribes its own ways and means of giving social training to its newborn member so that they may develop their own personalities. The social training is called as socialization. A person learns to adapt himself
or the society learns to adapt himself according to the situation. The successive process of socialization depends upon these stages. यानी अगर हम संपूर्ण विवेचन के बाद निष्कर्ष की बात करें तो सोशलाइजेशन की जो यह प्रक्रिया होती है वह एक व्यक्ति के व्यवहार, उसके चरित्र और उसके व्यक्तित्व को एक रूप प्रदान करती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उस मेकानिज्म की तरह दिखती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, उसके चरित्र के निर्माण को केवल प्रभावित ही नहीं करती बल्कि उसको निर्मित भी करती है। हर समाज का एक अपना तरीका होता है जिससे वो समाज के नए सदस्यों को सिखाते हैं कि और उसके व्यक्तित्व का विकास किस तरह से संपूर्ण रूप में हो सके। तो इसी प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो होता है खुद को समाज की परिस्थितियों के अनुकूल करना सीखता है और समाज जो होता है उसे सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सिखाता है और इस तरह से व्यक्ति जो होता है वह संपूर्ण रूप में उस समाज का सदस्य बन जाता है। इस तरह आज हमने सीखा कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसके अभिकरण कौन कौन से हैं और इस प्रक्रिया की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तब इस तरह से हमारे समाजीकरण का संपूर्ण विवेचन यहाँ समाप्त होता है। तो चलिए आगे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।